हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो भी हमने जैसे कि टेस्ट सीरीज चल रही थी, टेस्ट 1 से टेस्ट 7 तक हो गया है। तो मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि जो जो डाउट मेरे से पूछे गए हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो डाउट पूछे गए उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो भी मेरे पास डाउट आए थे अभी तक टेस्ट से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, तो उसको आज मैं क्लियर करूंगा। तो आप जो भी डाउट थे यहाँ पर उसको मैं क्लियर करूंगा, तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि क्या को वो आंसर लिया गया है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं हम वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था, ये था टेस्ट नंबर 6। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 है, टेस्ट 06। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला है कथन, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, तो इसमें बोला भारत के लिए संविधान सभा का पहला विचार जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वो गलत है। बल्कि भारत में संविधान सभा का पहला विचार जो है M.N. रॉय ने रखा था 1934 में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, M.N. रॉय ने रखा था इसको 1934 में। तो पहला पॉइंट जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा बोला है, कैबिनेट मिशन योजना में यह प्रावधान दिया गया था कि संविधान सभा के सदस्यों को केवल चुनाव के माध्यम से चुना जाए। देखिए, जो संविधान सभा के सदस्य तो चुनाव से केवल नहीं चुने गए थे बल्कि देशी रियासतों के राजाओं ने भी भेजे थे। इसलिए जो दूसरा पॉइंट बोला है केवल चुनाव के माध्यम से चुना जाए, तो वो भी दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तीसरा बोला है, महात्मा गांधी और M.A. जिन्ना दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्यों के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो ना तो महात्मा गांधी जो थे कि उसमें संविधान सभा में तो थे ही नहीं, तो सीधा सीधा जो है तीसरा पॉइंट भी आपका गलत है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 जो तीनों था, तीनों ही गलत है, इसलिए इसका आंसर लिया गया है ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का आंसर लिया गया है ई, इनमें से कोई नहीं, नोट नन ऑफ द एबो। ठीक है, इसी के लिए लिया गया है। अगला जो डाउट आया था वो था क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, रीट यानी रीट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती है उसके ऊपर है ये। रीट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दे। यानी इसमें से हमको बताना है रीट के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, उत्प्रेषण रीट संबंधी रीट व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। देखिए, जो भी हम नॉर्मल लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ते हैं या हम बेयर एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ चीजें उसमें जैसे कि लक्ष्मीकांत की बुक में ये वाला पॉइंट नहीं दिया गया है। क्यों नहीं? देखिए, उत्प्रेषण हम केवल इतना पढ़ते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जो है ये रीट को जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में, ठीक है याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में एक जजमेंट दी थी। उस जजमेंट के तहत जो था उत्प्रेषण की जो रीट है वो जो है यदि व्यक्तियों के किसी अधिकारों को प्रभावित करता है कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो उसके खिलाफ भी जारी की जा सकती है। यानी उत्प्रेषण रीट जो है सुप्रीम कोर्ट ना केवल अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी कर सकता है, बल्कि उत्प्रेषण रीट जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है यदि वह किसी व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करे। ठीक है, इसी के लिए जो उत्प्रेषण रीट का जो ये पहला पॉइंट दिया वो बिल्कुल सही लिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में दिया था। ठीक है, अगर आपको नहीं पता हो तो इसको ऐड कर लीजिएगा उत्प्रेषण जहां भी आपने लिखा हो। सेकंड पॉइंट बोला है, अधिकार परीक्षा संबंधी रीट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं अधिकार परीक्षा यानी किसी अधिकारों का जब किसी व्यक्ति जो किसी जॉब में लग जाता है लेकिन वो उस जॉब के मतलब हकदार नहीं होता, तो उसके खिलाफ जो है अधिकार परीक्षा रीट जारी की जा सकती है। तो इसमें केवल पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही नहीं जारी की जा सकती, बल्कि जो भी व्यक्ति इच्छुक हो, चाहे वो पीड़ित हो या ना हो, उस व्यक्ति के खिलाफ उस रीट को जारी करवा सकता है। तो यहां पर बोला अधिकार परीक्षा संबंधित रीट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति कर सकते हैं। केवल पीड़ित व्यक्ति नहीं बल्कि इच्छुक व्यक्ति, कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो उसके खिलाफ जारी करवाना चाहता है इस रीट को, वो जारी करवा सकता है। ठीक है, तो जो पॉइंट नंबर 2 है वो गलत है। ठीक है, अधिकार परीक्षा संबंधित रीट की मांग केवल पीड़ित व्यक्ति कर सकते हैं, गलत है। तीसरा पॉइंट, प्रतिषेध संबंधित रीट को न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध किया जा सकता है जारी।
ठीक है। तो प्रतिषेध रिट जो सुप्रीम कोर्ट रहता है अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ भी जारी कर सकता है, वो न्यायिक भी हो सकते हैं, अर्धन्यायिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यायिक और अर्धन्यायिक दोनों प्राधिकरणों के खिलाफ जो है प्रतिषेध रिट जारी किया जा सकता है। तो इसमें जो ये क्वेश्चन था कौन सा कथन सत्य है, तो कथन नंबर 1 और कथन नंबर 3 दोनों सत्य है, इसलिए इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, यानी 1 और 3 दोनों सही हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डाउट आया है, वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें बोला है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला पॉइंट बोला है भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदल जाए तो उसे भी महान्यायवादी को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो देखिए जो महान्यायवादी होते हैं भारत के संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर जो या मतलब जिस पार्टी की सरकार है या उस जिसका मंत्रिपरिषद है अगर वो सरकार हट जाती है या मंत्रिपरिषद हट जाता है तो महान्यायवादी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। ये परंपरा होती है कि अगर वो मंत्रिपरिषद हट जाता है तो महान्यायवादी अपना इस्तीफा स्वयं दे देता है, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन में जो बोला है भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत लिखा है, ये नहीं होता, परंपरागत रूप से ये होता है। इसी के लिए पहला पॉइंट गलत है। भारत के संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो महान्यायवादी है वो सरकार हटने पर या मंत्रिपरिषद के हटने पर इस्तीफा दे देगा, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट बिल्कुल गलत है। दूसरा पॉइंट बोला है उसे संसद की संयुक्त बैठक में भाग लेने व बोलने का अधिकार है। तो महान्यायवादी जो है संसद की संयुक्त बैठक में भाग भी ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता। तो जो दूसरा पॉइंट बोला है कि उसको संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार है वो बिल्कुल सही है। तीसरा बोला है उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर नहीं होता महान्यायवादी का जो भी वेतन होता है पारिश्रमिक होता है, बल्कि राष्ट्रपति तय करता है कि महान्यायवादी का वेतन या पारिश्रमिक कितना हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, और जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो बिल्कुल सही है जो 3 पॉइंट अपने को लिखा है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कथन नंबर 1 भी गलत था, कथन नंबर 3 भी गलत था, कथन नंबर 2 ही सही था। तो इनमें से पूछा उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है, तो उपयुक्त कथन में से 1 और 3 सही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, ऑप्शन देने में जो है मेरे से गलती हो गई थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो लिखा है वो भी 1 2 लिखा था और ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो 1 2 लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी जो था एक्चुअल में ये 1 और 3 था, तो इसी के लिए इसका आंसर जो है वो बी लिया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो बी है और बी को आप 1 और 3 कर लेंगे वहां पर, ठीक है। मेरे से ए और बी ऑप्शन एक ही लिखा गया था। अगला जो डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है सरकार की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर बताएं कि कौन सा कथन सही नहीं है। यानी संसदीय प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है ये हमको बताना है। तो पहला पॉइंट बोला यह एक स्थिर सरकार प्रदान करता है, ठीक है। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में स्थिर सरकार हो ही नहीं सकती, हर 5 साल बाद आपको सरकार बदलना पड़ता है, यानी हर 5 साल बाद वोटिंग होती है, बदल भी सकती नहीं भी बदल सकती, 10 साल बाद भी वोटिंग होगी, फिर बदल सकती नहीं भी बदल सकती। तो एक स्थिर सरकार नहीं है। एक साल हो सकता है 1 साल बाद गवर्नमेंट जो है वो विघटित हो जाए, या किसी पार्टी को अगर बहुमत नहीं मिलता तो वो संगठन बना के गठबंधन बना के सरकार बनाती है, फिर हो सकता है कोई गठबंधन से कोई पार्टी अपना जो सपोर्ट दी थे वापस ले ले तो सरकार गिर सकती है। तो इस प्रकार संसदीय शासन प्रणाली में एक स्थिर सरकार प्रदान करती है, बोला ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरा बोला है मंत्री जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। मंत्री जो होते हैं विधायिका यानी यहाँ का मतलब संसद के भी सदस्य होते हैं, और उनको विभाग में मिलते हैं यानी वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं, ठीक है। और उसके द्वारा उसमें फिर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े होते हैं। तो मंत्री जो होता है विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, इसमें सरकार की नीतियों की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। देखिए सरकार जो है अलग अलग नीति बनाती है, नई सरकार आती है वो अपनी अलग नीति बनाती है, तो नीतियों की निरंतरता नहीं रहती। जैसे कि मान लीजिए अभी छत्तीसगढ़ में नई सरकार आई तो जो पुरानी सरकार की नीतियां चल रही थी, योजनाएं चल रही थी, जैसे आयुष्मान भारत योजना, उसको यहाँ पे लाने से मना कर दिया। तो सरकार बदलती है तो नीतियां भी बदलती है,
ठीक है, तो इसमें जो है निरंतरता नहीं बनी नहीं रहती। इसी के लिए जो है 11 नंबर का इसमें पूछा है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा पॉइंट सही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 दोनों सही नहीं है। तो 11 का आंसर, इसी के लिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर लिया गया है बी 1 और 3। ठीक है, ये दोनों पॉइंट गलत थे। सही पॉइंट बस ये था कि मंत्री, विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, केवल यही पॉइंट जो था सही था। अगला जो क्वेश्चन जिसमें डाउट आया था वो है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, इसमें बोला गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, इसकी घोषणा कृषि वस्तुओं की कीमत में वृद्धि को नियंत्रण करने हेतु की जाती है। तो एमएसपी की घोषणा जो है किसी प्रकार की कीमत को नियंत्रित करने के लिए नहीं की जाती, बल्कि किसान अधिक से अधिक उत्पादन करे, इसलिए उनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बता दिया जाता है कि अगर आपका उत्पादन ज्यादा भी हो जाता है तो आपको मिनिमम इतना प्राइस तो मिलेगा ही। ठीक है, तो किसानों के लिए जारी किया जाता है, किसी प्रकार का कीमत की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए नहीं जारी किया जाता। तो पहला पॉइंट जो है वो गलत है। दूसरा पॉइंट बोला है इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP, ठीक है, के द्वारा कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है एमएसपी। देखिए ये पॉइंट इसलिए गलत लिया गया है क्योंकि जो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो होता है ये एमएसपी तय करता है। तय यानी केवल सिफारिश करता है ये गवर्नमेंट के सामने। ठीक है, ये केवल सिफारिश करता है गवर्नमेंट के सामने, और गवर्नमेंट उसको फिर उसकी सिफारिश को मान भी सकती है। अगर गवर्नमेंट उनकी सिफारिशों को चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकती है। तो अंतिम रूप से जो एमएसपी तय कर रहे हैं यानी पूरा जिसकी एमएसपी जारी की जा रही है वो होती है गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा एमएसपी जारी की जाती है, लेकिन CACP अपनी सिफारिश गवर्नमेंट के सामने रखता है। नॉर्मल रूप से जो CACP जो भी सिफारिश करता है वही गवर्नमेंट मान लेती है, इसलिए सेकंड पॉइंट गलत लिया गया है। एमएसपी जो है अंतिम रूप से गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जा रहा है, ये बोल सकते हैं आप। तीसरा पॉइंट है एमएसपी साल में 2 बार जारी की जाती है, बिल्कुल सही है। रबी फसल, खरीफ फसल 2 बार इसको जारी करना पड़ता है। तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो है वो लिया गया है C यानी केवल 3 सही है, बाकी दोनों पॉइंट गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो देखते हैं जिसमें डाउट आया था वो है क्वेश्चन नंबर 63। देव बालोद का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस जिले में है। ठीक है, देव बालोद का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है वो दुर्ग जिले में है, इसलिए इसका आंसर ई लिया गया है। तो आपको याद रखना है 63 का देव बालोद का प्रसिद्ध जो मंदिर है शिव मंदिर वो दुर्ग जिले में आता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन जिसमें डाउट आया है वो है क्वेश्चन नंबर 88, जिसका मैंने कम्युनिटी में भी डाला था। छत्तीसगढ़ मित्र के प्रबंध व प्रकाशन का कार्य कौन करता था। देखिए, तो बहुत से लोग इसमें माधवराव सप्रे या रामराव चिंचोलकर को आंसर माने हैं। तो माधवराव सप्रे और रामराव चिंचोलकर जो थे वो केवल और केवल संपादन का कार्य करते थे। इसके प्रबंधन का कार्य और प्रकाशन का कार्य जो करते थे वो थे वामनराव लाखे। इसी के लिए 88 का आंसर C लिया गया। आप कम्युनिटी में जाके इसको देख सकते हैं, मैंने इसमें डाला भी था। ठीक है, तो 88 का आंसर जो है वामनराव लाखे है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन में डाउट आया वो है क्वेश्चन नंबर 89। इसमें क्वेश्चन है निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राज्य में बनाई गई संस्थाएं व उनका संघ सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है कवि समाज राजिम 1899, बिल्कुल सही है। कवि समाज की स्थापना राजिम में 1899 में की गई थी। दूसरा पॉइंट है रीडिंग क्लब रायपुर में 1889। बहुत से लोगों को यहाँ पर डाउट है कि रीडिंग क्लब जो है वो बिलासपुर में था। ठीक है, तो रीडिंग क्लब की स्थापना बिलासपुर में भी हुई थी, रायपुर में भी हुई थी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, रीडिंग क्लब जो है रायपुर में भी था और 1889 में ही उसकी स्थापना भी हुई थी। तीसरा है मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर 1890। तो ये वाला पॉइंट गलत है। जो मालिनी रीडिंग क्लब जो रायपुर में बना है उसकी स्थापना हुई थी 1891 में, 1891 में। यहाँ पे 1890 क्वेश्चन में लिखा है जो कि गलत है, इसी के लिए इसका आंसर जो C है वो गलत लिया गया। ठीक है, तो 1891 में मालिनी रीडिंग क्लब की स्थापना रायपुर में हुई थी। उसके बाद साहित्यिक समिति रायपुर 1870 सही है, और छात्र शिक्षक संघ रायपुर 1894 वो भी सही है। ठीक है, तो इसका जो गलत आंसर है वो है C मालिनी रीडिंग क्लब जो रायपुर में 1891 में बना था। ठीक है, क्वेश्चन में 1890 लिखा है वो गलत है। अगला जो क्वेश्चन जिसमें डाउट आया था वो है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 100 जो है
जिसमें पूछा गया था सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है। ठीक है, तो जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर बनाया था तो उस समय नवंबर चल रहा था। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से जो था GSAT-29 वो सबसे भारी उपग्रह था, लेकिन जो पेपर मैंने अभी जनवरी में डाला उस हिसाब से अगर आपका आंसर लेना है, अगर वर्तमान में ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको लेना है GSAT-11। ठीक है, ये अभी सबसे भारी संचार उपग्रह है GSAT-11। ठीक है, क्योंकि पेपर मैंने नवंबर में बनाया था, इसी के लिए जो है GSAT-29 को मैंने आंसर लिया था, लेकिन एक्चुअल रूप से अब इसका आंसर GSAT-11 होगा। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर GSAT-11 है। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन टेस्ट नंबर 6 के सभी डाउट। अब जो टेस्ट नंबर 5 में डाउट आया था उसको मैं बता दे रहा हूं। टेस्ट नंबर 5 में जो डाउट है, टेस्ट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो था, पंच और सरपंच के निर्वाचन के पश्चात जो उप सरपंच का निर्वाचन होगा उसके लिए सम्मेलन कौन बुलाएगा। ठीक है, ठीक है, जब पंचायत में पंच और सरपंच का निर्वाचन हो जाता है तो सभी पंच अपने बीच से उप सरपंच का निर्वाचन करते हैं, तो उसके लिए सम्मेलन कौन बुलाएगा। ठीक है, तो इसमें भी डाउट आया था। देखिए, जब मैंने पंचायत के डाउट वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको इसके ऊपर बता दे रहा हूं। जब पंच और सरपंच का निर्वाचन हो जाता है तो उसके बाद जो है तहसीलदार जो रहता है, तहसीलदार के द्वारा जो उप सरपंच के निर्वाचन के लिए एक सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, तो उस सम्मेलन में पंच और सरपंच जो है वो मिलकर उप सरपंच का, जो भी उप सरपंच है, पंच अपने बीच से जो है उप सरपंच का निर्वाचन कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो सम्मेलन तहसीलदार बुलाएगा वो उस सम्मेलन में उप सरपंच का निर्वाचन होगा। ठीक है, बहुत से लोगों के डाउट रहता है जिस सम्मेलन में उप सरपंच का निर्वाचन हो रहा है वही ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन होता है। नहीं, वो नहीं होता। ठीक है, जिसमें उप सरपंच का यहाँ पर निर्वाचन हो रहा है वो प्रथम सम्मेलन नहीं है, जो तहसीलदार बुला रहे हैं। ठीक है, प्रथम जब उप सरपंच का निर्वाचन हो जाता है तो पंच, सरपंच और उप सरपंच के नामों का प्रकाशन होगा। उसके बाद जो है ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा, जो कि सचिव के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत का प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा और पंचायत के कार्यकाल की गणना भी यहीं से होगी जो 5 वर्ष की होगी। ठीक है, लेकिन उप सरपंच का जब निर्वाचन होता है वो सम्मेलन तहसीलदार बुलाता है, तो आपको इसमें डिफरेंस कर लेना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछा गया था 40 उसका आंसर तहसीलदार है। ठीक, अगला जो है जिसमें डाउट था क्वेश्चन नंबर 43। इसमें बोला गया था यदि ग्राम पंचायत के किसी पदधारी को उसके पद से निलंबित किया जाता है तो निलंबन का आदेश कौन जारी करेगा। तो इसमें जो होता है, यदि किसी व्यक्ति को जो है पंचायत का पदधारी है यानी ग्राम पंचायत का, अगर उसको अपने पद से निलंबित किया जा रहा है तो उसका आदेश जो है वो जारी करता है उपखंड अधिकारी राजस्व। ठीक है, उपखंड अधिकारी राजस्व। ठीक है, और वही अगर जनपद पंचायत के लिए पूछता है, जनपद पंचायत के किसी पदधारी को उसके पद से निलंबन किया जा रहा है तो निलंबन का आदेश कौन जारी करेगा। तो जनपद पंचायत के केस में ये हो जाता कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। और वही जिला पंचायत के केस में इसको पूछा जाता तो इसका आंसर होता कलेक्टर। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन में ग्राम पंचायत का पूछा इसलिए इसका आंसर है उपखंड अधिकारी राजस्व। जनपद पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत में कलेक्टर। ठीक है, तो ये पूरे हो गए डाउट के क्वेश्चन। जितने भी डाउट मेरे से पूछे गए थे टेस्ट 5 से और टेस्ट 6 से, इसके पहले भी मैंने डाउट के वीडियो बनाए थे तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और अभी तक जो टेस्ट 7 जिन्होंने पेपर अभी तक बाय कर लिया है वो टेस्ट 7 भी बना के देखिए, उसमें भी आपको कुछ डाउट आएगा तो आप मेरे को बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप टेस्ट 7 या अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको नया चीज जानने मिलेगा। और जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो आप इसका एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे को भेज दीजिएगा, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।